एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ मोस्टली सभी का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप अपना सैलरी स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहां आपको ईपीएफ दिख जाएगा, जिसे हम पीएफ डिडक्शंस भी कहते हैं। ईपीएफ में आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी इतना ही यानी 12% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की सैलरी में डियरनेस अलाउंस कंपोनेंट नहीं होता। ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी का पार्ट होता है। So for most of us, it's just 12% of the basic salary. Over time, आपका पीएफ बैलेंस इंटरेस्ट अर्न करता रहता है और जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करते हैं आपका पीएफ बैलेंस बढ़ता जाता है। सो आपको ईपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन विड्रॉल्स ऑटोमेटिक नहीं है। ईपीएफ में इन्वेस्ट करना ईजी है, लेकिन विड्रॉल्स थोड़े ट्रिकी हैं। इसके लिए आपको ईपीएफ विड्रॉल रूल्स एंड प्रोसेसेस को समझना होगा और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। लेकिन ईपीएफ विड्रॉल रूल्स को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक क्विक रिमाइंडर है। आप ये वीडियो हमारे हिंदी चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप हमारे सभी वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप वेल्थ बिल्डिंग के बेसिक समझना चाहते हैं तो आप हमारे 5 मिनट फाइनेंस नाम के चैनल को चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ये वीडियो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कंप्लीट ईपीएफ विड्रॉल के लिए रूल्स, पार्शियल ईपीएफ विड्रॉल्स के लिए रूल्स, ईपीएफ विड्रॉल्स पर टैक्सेशन और अपना ईपीएफ कैसे विड्रॉ करें यानी एक्चुअल प्रोसेस क्या है। बट बिफोर वी स्टार्ट, आइए जानते हैं कि ईपीएफ काम कैसे करता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ मैनेज करती है। ईपीएफ में 3 स्कीम्स आती हैं: एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम या ईपीएफ, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम या ईपीएस और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम या ईडीएलआई। ईपीएफ रिटायरमेंट सेविंग्स वाला पार्ट है। इसका एम आपको रिटायरमेंट के टाइम एक लंप सम अमाउंट देना है। ईपीएस एक रिटायरमेंट इनकम स्कीम है। इसका एम आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड करना है। और ईडीएलआई एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ईडीएलआई में मिनिमम कवरेज 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम कवरेज 7 लाख रुपए है। जब आप बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये 12% ईपीएफ में जाता है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% ईपीएफ में जाता है। इसके अलावा 0.5% ईडीएलआई में जाता है, जहां ध्यान रखें कि ईपीएस और ईडीएलआई कॉन्ट्रीब्यूशंस 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर कैप्ड है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो ईपीएस और ईडीएलआई कॉन्ट्रीब्यूशंस की कैलकुलेशन मैक्सिमम 15,000 रुपए पर ही होगी। सो ईपीएस के लिए मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 का 8.33% यानी 1,250 रुपए होगा। ईडीएलआई के लिए ये 15,000 रुपए का 0.5% या 75 रुपए होगा। रिमेनिंग अमाउंट ईपीएफ में जाएगा। ये रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मंथली बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए का 12% यानी 2,400 रुपए होगा। अब आपका एम्प्लॉयर भी 12% यानी 2,400 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। इस अमाउंट में से ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई को पैसा जाएगा। 2,400 रुपए में से 1,250 रुपए ईपीएस में जाएंगे और बचे हुए 1,150 रुपए ईपीएफ में जाएंगे। डू नोट हियर दैट 20,000 रुपए का 8.33% 1,666 है, लेकिन 1,250 रुपए ही ईपीएस में जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम ईपीएस कंट्रीब्यूशन इतना ही है। फाइनली 75 रुपए ईडीएलआई में जाएंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है तो वो ईडीएलआई को छोड़ भी सकते हैं। वन मोर थिंग, आप में से जो पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपने सितंबर 2014 के बाद ईपीएफ ज्वाइन किया है और आपकी बेसिक सैलरी और डीए ईपीएफ ज्वाइनिंग के टाइम 15,000 से ज्यादा है तो आप ईपीएस स्कीम का पार्ट नहीं होंगे। दिस मीन्स आपकी खुद की 12% कंट्रीब्यूशन के साथ ही एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का पूरा 12% भी ईपीएफ में जाएगा। हाउएवर, ईपीएफ ज्वाइनिंग के टाइम आपकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 से कम है तो आप ईपीएस में भी एनरोल होंगे। बाद में आपकी सैलरी 15,000 क्रॉस करती है तो भी आप ईपीएस के मेंबर बने रहेंगे, लेकिन
आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन 1250 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन रूल्स यही कहते हैं एंड दिस इज हाउ द ईपीएफ वर्क्स। अगर आप इसके फीचर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक वीडियो है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब इस वीडियो के कोर पार्ट की तरफ मुड़ते हैं और कंप्लीट ईपीएफ विड्रॉल के रूल्स को समझते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम इस वीडियो में सिर्फ ईपीएफ विड्रॉल के बारे में बात करेंगे, ईपीएस या ईडीएलआई के बारे में नहीं। ईपीएस और ईडीएलआई की बात हम सेपरेट वीडियोस में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आप दो केसेस में ईपीएफ से कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। पहला, रिटायरमेंट यानी 58 इयर्स की एज होने पर। दूसरा, अगर आप 2 मंथ से ज्यादा समय तक अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप 1 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं तो ईपीएफ बैलेंस का 75% विड्रॉ कर सकते हैं। अब बहुत लोगों ने जॉब चेंज करने के 2 महीने बाद पीएफ से विड्रॉ किया होगा। दिस मीन्स हम एक्टिवली एम्प्लॉयड होने के बावजूद पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअली ये एक गलत प्रैक्टिस है। आप पैसा इसलिए विड्रॉ कर सके क्योंकि आपने फॉर्म्स में डिक्लेयर किया था कि आप 2 महीने से अनएम्प्लॉयड थे, जबकि आप थे नहीं। ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को इसके लिए पूरी तरह ब्लेम नहीं किया जा सकता। कई कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट भी जॉब्स बदलते समय ईपीएफ विड्रॉल की इस प्रैक्टिस को एनकरेज करते हैं। यहाँ तक कि ईपीएफओ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगता। आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होता है और डिक्लेरेशन देनी होती है। ईपीएफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना जॉब चेंज करते समय ईपीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको ये अपने नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और 2 रीजंस की वजह से आपको अपना ईपीएफ बैलेंस नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। पहला रीजन है कन्वीनियंस। बैलेंस ट्रांसफर करके आप मल्टीपल अकाउंट्स के झंझट से बच सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही अकाउंट ट्रैक करना होगा, विच इज मच इजियर एंड कन्वीनियंट। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां सब्सक्राइबर्स अपने ईपीएफ अकाउंट्स को ट्रैक नहीं कर पाते, उन्हें अपने अकाउंट्स की डिटेल्स ही याद नहीं रहती। ईपीएफ एक रिटायरमेंट या एक फाइनेंशियल हार्डशिप सोल्यूशन के लिए बना है। अगर आप इसमें से पैसा निकालते रहेंगे और निकाला गया पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं होगा तो ये आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। सो कंप्लीट ईपीएफ विड्रॉल सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल है, रिटायरमेंट पर और अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। एक और सिनेरियो है जहां कंप्लीट ईपीएफ विड्रॉल पॉसिबल है, सब्सक्राइबर की डेथ के केस में। अगर ईपीएफ सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो उनका नॉमिनी नियरेस्ट पीएफ ऑफिस जाकर रिक्वायर्ड फॉर्म्स फिल कर सकता है। उसे डेथ सर्टिफिकेट, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जैसे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। इसके बाद सब्सक्राइबर के ईपीएफ अकाउंट का पैसा क्लेम किया जा सकता है। हालांकि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें आप अपना ईपीएफ का पैसा पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी देम नेक्स्ट। ईपीएफओ ने कई ऐसे केसेस मेंशन किए हैं जिनमें पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। ईपीएफओ की लैंग्वेज में इसे एडवांस कहते हैं। कुछ इंस्टेंसेस जहां पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड हैं इंक्लूड्स घर खरीदना या कंस्ट्रक्ट करना, लोन रीपेमेंट, इलनेस, मैरिज, हायर एजुकेशन एंड सो ऑन। इन सब में स्पेसिफिक विड्रॉल लिमिट्स हैं, साथ ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स की सर्विस और दूसरे रिक्विजिट्स भी हैं। कुछ प्रोमिनेंट केसेस आपकी स्क्रीन पर दिए गए टेबल में समराइज्ड हैं। अगर आप इन सब केसेस पर डिटेल्ड व्यू चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक इंक्लूड किया है। इस पीडीएफ में अच्छे से सभी सब सेगमेंट्स मेंशन्ड हैं। आइए अब ईपीएफ विड्रॉल पर टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम अपना ईपीएफ कॉर्पस विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ईपीएफ मोस्ट केसेस में एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, अर्न्ड इंटरेस्ट और मैच्योरिटी प्रोसीड्स तीनों टैक्स फ्री हैं। लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल होता है और इस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन पर अर्न्ड इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। ऑल्सो अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट पर अर्न्ड इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। पहले एचएनआईज टैक्सेस से बचने के लिए ईपीएफ यूज करते थे। इसे रोकने के लिए ही ये 2 प्रोविजंस लाए गए थे। अगर आप रिटायरमेंट से पहले ईपीएफ विड्रॉ करते हैं देन व्हाट हैपेंस? अगर आप लगातार 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ईपीएफ विड्रॉ करते हैं तो ये टैक्स फ्री है। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप सेम कंपनी में ही रहें। ये डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती हैं, लेकिन आपके ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस में गैप नहीं होना चाहिए।
बट इन जनरल अगर आप 5 साल से पहले ईपीएफ विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एक्रूड इंटरेस्ट तीनों टैक्सेबल होंगे। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी इनकम की तरह टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पर क्लेम्ड टैक्स डिडक्शन विल बी रिवर्स्ड और इसे विड्रॉल ईयर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मिला इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। टैक्सेबल ईपीएफ विड्रॉल्स पर भी टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल है। टीडीएस एक टैक्स आउटगो नहीं है। आप आईटीआर फाइल करते समय इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं या आउटस्टैंडिंग टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका ईपीएफ विड्रॉल टैक्सेबल है और 50,000 रुपए से ज़्यादा है तो पैन नंबर प्रोवाइड करने पर अमाउंट का 10% टीडीएस कटेगा। पैन नंबर की एब्सेंस में टीडीएस होगा विड्रॉल अमाउंट का 20%। अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करते हैं तो विड्रॉल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। इन फॉर्म्स में आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल थ्रेशहोल्ड से कम है, इसलिए कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आप कैसे ईपीएफ विड्रॉल क्लेम फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ईपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। अपने ईपीएफ को ऑनलाइन विड्रॉ करने के लिए आपको ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आपके पास अपना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो इसी पोर्टल पर आपको पहले इसे एक्टिवेट करना होगा। यूएएन एक 12 डिजिट का नंबर है जिसे ईपीएफओ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देने वाले एम्प्लॉयज को अलॉट करता है। ये थ्रू आउट लाइफ सेम रहता है। ये उन सभी ईपीएफ अकाउंट से लिंक्ड होता है जो आपने अपने करियर में अलग अलग कंपनीज में काम करते हुए खोले। सो यूएएन से आप अपने सारे पीएफ अकाउंट्स एक जगह पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना यूएएन नहीं पता है तो आप अपने एम्प्लॉयर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप अपना यूएएन जानने के लिए भी इसी सेम ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल का यूज कर सकते हैं। यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लेम, फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन इससे पहले कि आप इस तरह अपना ईपीएफ विड्रॉ करना शुरू करें, डू इंश्योर आपने अपनी सभी ईपीएफ अकाउंट्स एक अकाउंट में मर्ज कर दिया हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ईपीएफओ की यूनिफाइड पोर्टल पर इट कैन बी डन। आपका यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार से लिंक्ड हो, आपकी सभी केवाईसी रिलेटेड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हों, आपकी क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद ईपीएफओ को आपके क्लेम को प्रोसेस करने में करीब 20 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप ऑफलाइन अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव ईपीएफओ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपके एम्प्लॉयर का एक ट्रस्ट है जो एम्प्लॉयज का ईपीएफ मैनेज करता है तो आप ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल के जरिए अपना ईपीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको ईपीएफ विड्रॉल के लिए आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। हमने यहाँ ईपीएफ विड्रॉल्स के बारे में आपके लिए ज़रूरी सभी चीज़ों को बताने की कोशिश की है, लेकिन फाइनल डिटेल्स के लिए अपने एचआर पर्सनल या टैक्स एडवाइजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ घंटे गूगल सर्च पर स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, हम ईपीएस विड्रॉल और ईडीएलआई का एक वीडियो प्लान कर रहे हैं। हम जल्द ही इसे आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन अ कपल ऑफ डेज। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.